नमस्कार, मैं लिथो मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए आज नज़र डालते हैं एक बड़े मुद्दे पर जहां पे आजकल के नेता अपने पार्टीज का अदला बदली करते रहते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की अदला बदली भी बढ़ती जा रही है। आइए ऐसे ही एक खास घटना पर चर्चा करते हैं जहां यूपी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ संलग्न होने का समर्थन जताया। पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी अनुपमा कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीएसपी से पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और बीएसपी से प्रवक्ता नीरज कुमार सिंगर, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार, बीएसपी से संदीप शर्मा, कांग्रेस युवा विंग के साथ कई विभिन्न दलों के लोगों ने बीजेपी सदस्यता ली। इसके अतिरिक्त कई दलों के पार्षदों ने भी भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। यह इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे साफ होता है कि भाजपा का समर्थन बढ़ रहा है। इससे पार्टी की विस्तार और मजबूती का संकेत भी मिलता है। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम कर रहे बड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हमें प्लस करना है। इस मुहिम में भी पूरा योगदान देने का काम करेंगे। सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव यूपी को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा मोदी जी कामयाब हुए हैं। ठीक है। नेताओं की इन अदला बदली के साथ क्या हम सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं या इससे लोगों का भरोसा कम हो जाएगा? आइए हॉर्नबिल टीवी के यूपी के राज्य प्रमुख शिव कृपाल से इन विषयों पर चर्चा करते हैं। हेलो शिव कृपाल, आवाज आ रही? आप जरा कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए कि हाल ही में हुई पार्टियों की अदला बदली पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आप, क्या हो रहा है यूपी में? अगर देश में देखा जाए तो इस समय जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव को आने वाले समय में इतिहास में दर्ज हो जाएगा और यह एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात, पूरे देश में अगर देखा जाए तो एक विचारधारा बन चुकी है और उस विचारधारा में अगर हम देखें तो दो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के पास उसके झोले में है, एक राष्ट्रवाद का और दूसरा हिंदुत्व का। तो कुल मिलाकर आज जिस तरह से सराबोर करके अपने वोटरों के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व और इस राष्ट्रवाद के सीने में लपेट कर जैसे प्रस्तुत कर रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि लोगों का जो एक विश्वास है वह ज्यादातर, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा उन्मुख हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने की जो हैसियत विपक्ष के पास होनी चाहिए, वो हैसियत में विपक्ष नहीं है और यही कारण है कि भगदड़ मची हुई है। एक दूसरे के दलों में आने और जाने का क्रम जारी है। उसी आने और जाने के क्रम में अगर हम बात करें तो पूर्व जो कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार आज सम्मिलित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी पत्नी सहित। इसका कारण अगर हम देखें तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के दिलो दिमाग में एक संदेश देना चाहती है कि हम और हमारी पार्टी ऐसे लोगों को अपने यहाँ राजनीति में ला रहे हैं जो माफियाओं से दूर हैं और वो कहीं न कहीं जनता की सेवा करते हुए विगत 25-50 सालों से चले आ रहे हैं।
तो कुल मिलाकर यह संदेश देने की एक कोशिश की गई है और निश्चित रूप से यह कोशिश को एक तरह से आगे बढ़ाने में, सफल करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसमें सफल भी हो रही है। अगर हम बीजेपी में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जो अन्य दलों के लोग हैं, उनकी भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अपने दलों से रुष्ट होकर, अपने दलों से निराश होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अब अगर हम बात करें कि जो इसका एक असर जो जनता के बीच जाएगा, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चाहे जब चुनाव आए, चाहे जिस तरह का चुनाव हो, वो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का, तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह दिखाने की हमेशा कोशिश करती है कि आज की तारीख में उसके दल में सभी दलों को छोड़कर नेता भगे आ रहे हैं। यह कुल मिलाकर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करती है। जो अपने विपक्षी दल हैं उनको एक तरह से जनता के बीच में संदेश देना चाहती है कि आज की तारीख में जो भगदड़ मची है भारतीय जनता पार्टी में आने की, इसका मतलब ये हुआ कि वो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और जनता का जो एक विश्वास है वह भारतीय जनता पार्टी में बदस्तूर कायम रहे। जी, तो पूर्व डीजीपी जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी भाजपा में अपना ज्वाइनिंग किया है उन्होंने, तो हमारे पूर्व डीजीपी जो राजनीति में उनको क्या दिलचस्पी है और बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं वो? अब इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्यादातर जो आईएएस और आईपीएस अगर आप देखें तो इस समय राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है। उनकी दिलचस्पी बढ़ने के पीछे का कारण उनका ये है कि जो राजनीतिक परिवेश इस समय बदल रहा है, उस परिवेश में इनको लगता है कि ये अपनी प्रासंगिकता अच्छी तरह से जाहिर कर सकते हैं, और यही कारण है कि 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार अपनी पत्नी सहित यहाँ चले आए। एक बात। दूसरी बात तो ये है कि विजय कुमार गोरखपुर में, चूंकि गोरखपुर से ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और गोरखपुर में बकायदा विजय कुमार वहाँ एसएसपी के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके बाद वहाँ डीआईजी के रूप में भी गोरखपुर में काम किए, और उनका योगी जी से अगर देखा जाए तो अच्छी एक मिलीभगत थी और एक अच्छा व्यवहार, एक दूसरे के बीच में कुशल व्यवहार था। उसका एक लाभ विजय कुमार को मिलता हुआ दिख रहा है, और यह माना जा रहा है चूंकि विजय कुमार शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ये जो एक सीट है मछली शहर और कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में ये शेड्यूल कास्ट के लिए देखा जाए तो रिजर्व सीट है। तो इस रिजर्व सीट पर उनको इस तरह का अगर कोई मिलता है नुमाइंदा, तो जाहिर तौर पर पब्लिक के बीच में वो एक अच्छा संदेश देना भी चाहते थे। और यही कारण है कि विजय कुमार अपनी जो आज तक की जीवन शैली जो अपने आधिकारिक रूप में जिए हैं, और उन्होंने बतौल अगर हम बात करें विजय कुमार की, तो विजय कुमार ने स्वयं कहा इस बात को कि चूंकि वो जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी उनकी तमन्ना है कि वो जनता की सेवा करें, लेकिन पुलिस के रूप में जनता की सेवा जब वो कर रहे थे तो उनका यह मानना है कि पुलिस से जनता के बीच में दूरी हमेशा बनी रहती है। जनता पुलिस को के साथ अपने आप को जोड़ के ठीक से देख नहीं पाती है। शायद यही कहीं कोई कसक रह गई है विजय कुमार में भी कि वो जनता के बीच में अब आना चाहते हैं, और उनकी दिलचस्पी जनता के बीच में आकर समाज सेवा करने की है। जी, तो क्या पार्टियों और नेताओं के इन अदला बदली के वजह से लोगों का अपने पार्टियों पर से कुछ भरोसा नहीं उठता? अब ये जो हम बात कर रहे हैं अदला बदली की वजह से भरोसा उठने का, यह बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। क्योंकि आज की तारीख में किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। आज की एक अवसरवादी राजनीति है। हर आदमी अपने अवसर को ढूंढते हुए एक पार्टी से दूसरे पार्टी की ओर जाना चाहता है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो टिकट न मिलने की वजह से इस पार्टी में आ गए, या कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए अपने भविष्य को संवारने के लिए इधर की ओर आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो लाइक किंग लाइक पीपल, यानी जैसी राजा वैसी प्रजा, इस तरह से अगर देखा जाए तो जो विचारधारा है एक जो किसी पार्टी की कभी हुआ करती थी, उस विचारधारा में आज कहीं न कहीं अवसरवादी राजनीति हावी हो गई है। अब जो अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका जो फ्यूचर है वो अन्य पार्टियों की अपेक्षा
भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर है। लेकिन इसमें जो जनता की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जनता इस समय पे अपने देखा जाए तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, वह उसके सामने विपक्ष कहीं टिक नहीं पा रहा है। और हो सकता है कि यह भी एक कारण हो कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से विपक्षी दल और अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर अपनी रेस बनाए हैं, उस रेस के पीछे यही है कि जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर कुछ ज्यादा उन्मुख होकर देख रही है। यही कारण है कि अदला बदली के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। जी। और जिस तरह से हम खबरों में सुनते हैं आजकल, जैसे कि दूसरे विपक्षी दलों से भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा से भी विपक्षी दलों में बहुत लोग अपना ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो उसे देखते हुए कुछ लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी भाजपा का जो 80 सीट का जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी उनको? जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके जो दावे हैं 80 के 80 सीट जीतने के उत्तर प्रदेश में, वह इनके पास इनकी झोली में आ पाएगा, क्योंकि इनके सामने चुनौती कांग्रेस और सपा के गठबंधन हो जाने से तो बढ़ गई है। अब इस बात से इस दावे को कि 80 में 80 वो पार कर देंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है, उस दावे में कोई दम है कि वो 80 के 80 पार कर जाएगी। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा सीट जीत कर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो माइनॉरिटीज के वोट थे, उस वोट बैंक से अब कोई अन्य पार्टी सेध लगाने के लिए बसपा को छोड़ दे तो कोई बचती नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और सपा जब अलग अलग लड़ती थी तो माइनॉरिटीज के वोट इन दोनों में कहीं ना कहीं बच जाते थे। उसको अब एक जगह अगर कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती तो है ही है, क्योंकि पिछली बार भी देखे जब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे शबाब पे थी तो भी वह 14 सीटें नहीं जीत पाई थी, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें अभी तक उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं कर सकी है। इसके पीछे भी यह कारण माना जा रहा है कि वह ये देखना चाहते हैं कि विपक्षी आखिर उन सीटों पर, अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां भी अपने अभी तक प्रत्याशी ज्यादातर सीटों पर घोषित नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा भी फूक फूक कर कदम रख रही है। उसको भी यह बात पता है कि 80 की 80 सीटें वो नहीं पाएगी, लेकिन चूंकि मनोबल उनके प्रत्याशियों का और उनके कार्यकर्ताओं का भरा रहे, इसलिए वो 80 की 80 बात करते हैं, जबकि ये मान रहे हैं इस गठबंधन की वजह से उनको 80 सीट पाना बहुत ही मुश्किल है। और यह गठबंधन जो इंडिया अलायंस की बात करे तो एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और नवीनतम समाचार देने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए एक नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। त्रिपुरा में भाजपा ने सीपीआईएम और कांग्रेस को राजनीतिक अपराधों का आरोप लगाया और विपक्षी गठबंधन को बलिष्ठता से लालची बताया। उन्हें दोनों लोकसभा सीटों की जीत पर विश्वास है, जिसमें बलिष्ठ प्रतिद्वंदी बिप्लब कुमार देब और कुती देवी देबर्मा हैं। भाजपा नेता भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार के कांग्रेस के पक्ष में समर्थन का सवाल उठाया। इसे कम्युनिस्ट विचारधारा से हटने के रूप में खारिज किया। उन्होंने भाजपा की शांति और अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से कानून और अनुशासन का पालन करने की आग्रह की। উদ্দেশ্য হলো যে আমরা সবাই জানি যে এই যে কংগ্রেস এবং সিপিএম এই রাজ্যের বুকে তাদের যে অশুভ আতাত, তার অপরাধ নামা, তারা কি কি অপরাধ করেছে বিগত দিনে এবং তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই রাজ্যের বুকে রাজনীতি করার প্রয়াস করছে, সেটাকে জনসমক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের আমরা আহ্বান করেছি। আমরা সবাই জানি যে স্বাধীনতার পর থেকে
এই ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একটা বিরাট শাসন ব্যবস্থা, প্রায় দীর্ঘ 60 বছর কংগ্রেস এই ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ছিল। আর এই শাসন ক্ষমতায় থাকার পর সবচেয়ে যদি উপেক্ষিত হয়ে থাকে আজকে আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সেই কংগ্রেসের সময় উপেক্ষিত করেই সেখানে এই কংগ্রেসের রাজত্ব এবং তুষণ এবং কুসমত রাজনীতি করার প্রয়াস দীর্ঘ 60 বছর এই কংগ্রেসীরা করেছে। বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অবহেলা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতির স্বার্থে আসামের জনসংখ্যার পরিবর্তন থেকে শুরু করে মিজোরামে এয়ার রেড পর্যন্ত কংগ্রেসের হাত। এই কংগ্রেস বিভাজনের রাজনীতি করে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বারবার রক্তাক্ত করে তুলেছে। সেটা আমাদের কাছে একটা বড় ইতিহাস আমাদের কাছে রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় এই কংগ্রেস উত্তর পূর্বাঞ্চলকে তাদের দুর্নীতির আকড়া হিসাবে আমরা এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ সেটা জানি। অরুণাচলের হাইড্রো পাওয়ার কেলেঙ্কারি, আসামের এপিএসসি কেলেঙ্কারি, মণিপুরের ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেলেঙ্কারি, সিকিমে প্রতারণামূলক ব্যাংক ডিপোজিট কেলেঙ্কারি, মিজোরামের সেচ কেলেঙ্কারি, উত্তর পূর্বাঞ্চলে এরকম কোন জায়গা বাদ দেয়নি। তারা এইভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উপেক্ষিত করে কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশের বাইরে বিভাজনের রাজনীতি করেছেন। তা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি তার বিরোধিতা করছি। কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং মূল্যবোধ, খ্যাতি ও গৌরবকে নির্লজ্জভাবে বিসর্জন দিয়ে চীনের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলছে। বিগত 60 বছরে কংগ্রেস উত্তরাধিকার সূত্রে আসা অত্যাচারের কথা আজও মানুষ, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ ভুলতে পারে না। असम के करीमगंज जिले में एक और चौंकाने वाली घटना घटी, जहां पे करीमगंज सिविल अस्पताल के मुर्दा घर में एक मृत लड़की के साथ बलात्कार हुआ। आपने सही सुना, करीमगंज सिविल अस्पताल के मुर्दा घर में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में एक मृत लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। इस विचित्र घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 15 साल की उम्र और कक्षा 9 वाली छात्र लड़की ने पिछले 5 अप्रैल को करीमगंज जिले के बाजारी चेरी में आत्महत्या कर ली। उसके शव को करीमगंज सिविल अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया गया। 6 अप्रैल को शव विकट अवस्था में मुर्दा घर के बाहर पड़ा मिला। घटना की सूचना करीमगंज पुलिस टीम को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर इस मुर्दा घर के गार्ड अंजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया। 7 अप्रैल को करीमगंज पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर उसने नशे की हालत में मृत लड़की के साथ बलात्कार करने का अपना जघन्य अपराध कबूल कर लिया। ঘটনাটা মানে শুক্রবারে যে বিকাল 3টার সময় আমরা একটা বাগনি তার মা বাবাই ঝগড়া করছো। আর 15-16 বছরের মতো বয়স, রাহেনা বেগম নাম, 16 বছরের বয়স, মা বাবাই ঝগড়া করছেন। আর ঝগড়া শুনিয়া তার মানে বদ্ধা খাইছে না, তাই সেন্টিমেন্ট লাগার কারণে তাই করছে এটা যে তাই গিয়া মানে ফাঁস লাগিয়া মারা গেছে। আর মারা যাবার পরে আমরা তো পুলিশ জানাইছি, পুলিশ জানানির পরে পুলিশ গেছেন, যাওয়ার পরে বলছেন যেটা মানে তো গিয়া মেটারে গিয়া মানে ফার্স্টখানে নামাইছেন। নামানির পরে যে ম্যাজিস্ট্রেটও গেছেন, ম্যাজিস্ট্রেটও গিয়া মানে সম্পূর্ণ নামাইয়া যে অলরেডি মহিলা পুলিশও গেছেন লোকে যে অলরেডি চেকিং করে গেছেন। শুধুমাত্র একটা স্পট আছে, শুধু ফাঁস লাগছে মেয়েটা, ফাঁস লাগ গিয়া আর ওটা মানে গলার মাঝেও দাগ হতো, আর কিছু না। তো যখন ওটাও টান মানিয়া টান দিকে আইসেন ডেড বডিটা আনার পরে ও তো রাত্রে ধরো 12টার সময় আনিয়া
পোস্টম্যাডাম যে রুম ও রুম ওটা রাখা হয়েছে। রাখার পরে আমরা লগে যে বয়স্ক দুইজন মানুষ আসলাম, যে বয়স্ক মানুষ এরা কইলা খাওয়া হইলো যে তুমি তাকে লাভ নাই, টাকার জায়গাও নাই, টাকা তাকে লাভ নাই, তুমি যেতে পারবা। আর তুমি এখন কালকে সকালে আইলে 10টার সময় আইলে 10টার সময় তো যে বয়স্ক মানুষ যারা না আইয়া আমরা আইছি আইয়ালে মানে দেখা গেছে ডাক্তার কল আইসন আইয়া মেটা সময় গিয়া মানে করতা পোস্টমর্টম করতা। তখন করার সময় দেখা গেছে কিটা মানে গিয়াল এমন এক জঘন্য কাজ হয়েছে, মানে এটা কাজ একটু নিকৃষ্ট কাজ আর মানে এটা হওয়ার মতো লায়ক নাই। একটা মরা মৃত্যু মহিলারে যে হিসাবে দর্শন করছে আর कांग्रेस नेता और वायनाड के मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के सत्ता में आने पर अधिक केंद्र सरकार की नौकरियां प्रदान करने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास 30 लाख रिक्तियां हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपने पहले कदम के रूप में उन 30 लाख नौकरियों को मंजूरी देगी। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देती। इसीलिए हमारा पहला कदम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। राहुल गांधी ने आदिवासियों के अधिकारों पर भी बात करते हुए कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। देश की आबादी में 8% आदिवासी हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी कंपनियों का कोई भी मालिक आदिवासी नहीं है। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। अब आप देखिए, छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।